गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम जो है हमारा लास्ट चैप्टर हम जो कंटिन्यू कर रहे थे प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस। तो लास्ट क्लास में हमने जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स देखा, है ना। और कई सारे हमने उसके प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल्स के प्रॉपर्टीज भी देखे थे, करेक्ट। तो फिर हमने लास्ट क्लास में जो है एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, वो क्या था? जब भी आपको विद इन अ रेक्टेंगल अगर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या आप वो कर सकते हो क्या नहीं, है ना। तो उसके बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स के बारे में। ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स। तो अगर आपको यहाँ पे मैं रेक्टेंगल जो है ड्रॉ करती हूँ, कंस्ट्रक्ट करती हूँ, तो इस रेक्टेंगल के बीच अगर मुझे स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? हाउ विल यू डू इट? हमें मेजरमेंट्स कैसे करने होंगे? यहाँ पे मैंने एक रैंडमली रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसमें से बीच में से ऐसे मैं एक पार्टीशन डाल दूंगी और बता दूंगी कि ये दोनों स्क्वायर्स है। ऐसे आप लोग करोगे कंस्ट्रक्शन? बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत तरीका है। हमें क्या करना है? प्रॉपर मेजरमेंट्स यूज करके जो है विद इन अ रेक्टेंगल हमें जो है स्क्वायर्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है जब भी आप रेक्टेंगल्स के बीच स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ कि कैसे आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जब भी आप लोग रेक्टेंगल के बीच स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो याद रखना लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल्स के अलग अलग होते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग होते हैं, दे आर डिफरेंट, है ना। दे आर डिफरेंट, वेराज स्क्वायर्स का क्या होता है? स्क्वायर्स के सभी साइड्स जो है इक्वल होते हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना। तो हमें ऐसे मेजरमेंट्स लेने होंगे जो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सके, दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सके। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो मेरा लेंथ और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, यहाँ पे मैं है जो है लेंथ को लूंगी 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ को लूंगी 3 सेंटीमीटर। लेंथ को लूंगी 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ को लूंगी 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना रूलर ले रही हूँ और यहाँ पे रख के सबसे पहले 9 सेंटीमीटर जो है कंस्ट्रक्ट करूंगी। ओके, 9 सेंटीमीटर ये हो गया। ओके, देन उसके बाद ब्रेथ जो है 3 सेंटीमीटर का होगा, कुछ इस तरह से। सिमिलरली 9 सेंटीमीटर फिर से मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। देन फाइनली 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, करेक्ट। ABCD। ओके, इस रेक्टेंगल के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कितने स्क्वायर्स को कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ? मैं करूंगी 3 स्क्वायर्स को, 3 स्क्वायर्स को। ठीक है, तो कैसे करूंगी यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये हमारा जो है 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो है 9 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा बताइए मुझे। 9 सेंटीमीटर को अगर 3 स्क्वायर्स को मैं डिवाइड करूंगी, ये यहाँ पे इस मेजरमेंट को डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो सेम ही रहता है। मुझे इस साइड लेंथ का जो है वो मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 स्क्वायर्स में। तो मैं टोटल कितने स्क्वायर्स बना रही हूँ? 3 स्क्वायर्स बना रही हूँ। मेरा लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर है। सो 9/3, सो ईच स्क्वायर साइड विल मेजर हाउ मच? 3 1 3, 3 3 3, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लगा के यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पे देखिए ये हो गया फर्स्ट, फिर ये हो गया दूसरा।
तो ये हमारा जो है स्क्वायर बन गया, फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर और थर्ड स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल के बीच पे मैंने 3 स्क्वायर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। तो यहाँ पे ट्रिक या फिर यह टेक्निक क्या है, वो टेक्निक ये है कि जो आप रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ लेते हो ना, बहुत सोच समझ के करना है। आपको 3 स्क्वायर्स फिट करने हैं या 2 स्क्वायर्स फिट करने हैं, वो हमेशा देखना है। ओके, अगर आपको 3 स्क्वायर्स फिट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर जो है 3 स्क्वायर्स बिठाने हैं। अगर मुझे सिर्फ 2 ही स्क्वायर्स बिठाने हैं, तो मैं जो है मेरा ब्रेथ 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ, तो मेरा लेंथ कितना आएगा बताइए? इसका डबल होगा। डबल मतलब 4 टू जा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही स्क्वायर उसमें फिट करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर है। ओके, इन केस ऑफ रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिफरेंट। स्क्वायर के हिसाब में सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो ये हमने पहला स्क्वायर ले लिया है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से आप रेक्टेंगल्स को ब्रेक करके उसमें से स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। याद रखना है ये हमारा प्रॉपर्टी, स्क्वायर और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। और अगर आप 3 स्क्वायर्स को बिठाना चाहते हो तो ट्रिपल द टाइम्स हमें लेंथ लेना होता है रेक्टेंगल का। सिर्फ 2 ही स्क्वायर्स बिठाना चाहते हो तो डबल द ब्रेथ हमें लेना है। ठीक है, ओके। यस, हम लोग और थोड़े जो है कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखाए गए हैं। तो ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स तो हो गया, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फॉलिंग स्क्वायर्स को। तो इसको फॉलिंग स्क्वायर्स क्यों कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है कुछ इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे स्क्वायर्स जो है हमें लग रहा होगा गिर रहे हैं, है ना? क्योंकि इनका देखिए यहाँ पे कैसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे आते फिर ऐसे नीचे गिरते, फिर ऐसा आता है फिर नीचे गिरता है। बट ऑल द स्क्वायर्स आर मेजरिंग 4 सेंटीमीटर ईच। तो तीनों के तीनों स्क्वायर्स का मेजरमेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार के स्क्वायर्स के कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिंग स्क्वायर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा वाला, यहाँ पे देखिए ये उसका इस कंस्ट्रक्शन का ऑपोजिट है। देखिए कुछ इस प्रकार से हो रहा है, छोटे से बड़ा होते हुए जा रहा है। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, फिर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, फिर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेडिंग्स, शेडिंग्स देख सकते हो आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, खुद के मेजरमेंट्स लिए हैं और उसी प्रकार से उन्होंने जो है स्क्वायर्स को, एक बड़ा स्क्वायर सबसे पहले बनाया है। ये जो है आउटर लेयर आप देखते हो वो बड़ा स्क्वायर है, उसके अंदर जो है एक मीडियम मीडियम स्क्वायर है यहाँ पे। उसके बाद स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स उन्होंने फिट किए हैं। साथ में और एक यहाँ पे आप जो है फिगर देख सकते हो, वो क्या है? और एक जो है आप लोग यहाँ पे शेप देख सकते हो, वो क्या है? वो है ट्रायंगल, जो उन्होंने यहाँ पे स्क्वायर्स में जो है यूज किए हैं और उसके बाद जो है शेडिंग किया है लाइंस के द्वारा, है कि नहीं? यस, यहाँ पे देखिए स्क्वायर विद द होल, यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्वायर विद द होल है ये। तो सबसे पहले इन्होंने जो है सर्कल जो है स्क्वायर के अंदर बनाया है ना? तो इसको कैसे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया होगा, बता सकता है कोई मुझे? कैसे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया होगा इन्होंने इसको? सबसे पहले स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट किया होगा। ओके, स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके अंदर जो है सेंटर पॉइंट सेंटर पे रख के उन्होंने सर्कल को कंपास के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया होगा। ठीक है, मेजरमेंट्स जो है उन्होंने खुद के लिए है।
यहाँ पे देखिए, स्क्वायर विथ मोर होल्स। सबसे पहले एक बड़ा स्क्वायर लिया है उन्होंने। ये बड़े स्क्वायर में इन्होंने उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो उन्होंने बीच में ऐसे प्लस मार्क का लाइन ड्रॉ किया है ना, तो चार पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद हर एक पार्ट में कंपास के मदद से जो है सर्कल्स को ड्रॉ करते गए हैं, है ना। नाउ स्क्वायर विथ कर्व्स, ये देखिए, स्क्वायर विथ कर्व्स देख सकते हो आप। इस स्क्वायर में जो है साइड लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है। हर एक साइड का जो है 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले उन्होंने स्क्वायर को ड्रॉ किया है, उसके बाद जो है उन्होंने आर्क को कंस्ट्रक्ट करते गए हैं। तो आर्क कैसे कंस्ट्रक्ट किया होगा, स्क्वायर तो आप लोग कर लेंगे, स्क्वायर के बाद जो है आर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बीच में इस लाइन जो यहाँ पे आप देखते हो, ये साइड जो आप देख रहे हो, इसके बीच सेंटर पॉइंट पे उन्होंने कंपास रखा होगा। और विथ अपने खुद के मेजरमेंट से उन्होंने जो है आर्क को बनाया है। और सभी आर्क्स जो है सेम साइज के, मतलब सेम जो है उन्होंने रेडियस यूज किया होगा आर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ऐसे वैरायटी ऑफ स्क्वायर्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर को जो है दूसरे शेप्स के साथ भी हम लोग उसको कंबाइन करते हैं। जैसे कि होल हो, कर्व्स हो, रेक्टेंगल्स हो, ट्रायंगल्स हो, लाइंस हो, लाइन सेगमेंट्स हो, ऐसे हम लोग कई सारे शेप्स के साथ उसको कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये सारे कॉम्बिनेशंस आप लोग यूजुअली जो है आर्ट में देख सकते हो। आर्ट में आजकल एक बड़ा ही आर्ट जो है बहुत ही फेमस हो रहा है, आपने रील्स में भी देखा होगा, वो है क्ले के द्वारा करना। नेम प्लेट्स वगैरह जो बनाने के लिए वहां पे सर्कल्स ट्रायंगल्स का उपयोग करके वो लोग क्या करते हैं, क्ले से डिजाइन बना के उसको उपयोग करते हैं, है ना, एक अट्रैक्टिव आर्ट वर्क बनाने के लिए। तो ये सभी जो है कॉम्बिनेशंस है, स्क्वायर्स, ट्रायंगल, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, फिर रेक्टेंगल्स, होल्स, कर्व्स का कॉम्बिनेशन है ये सब कुछ, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है रेक्टेंगल्स विथ डायगोनल्स के बारे में। तो डायगोनल्स के प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन जो है देखेंगे कि कैसे हम लोग डायगोनल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक रेक्टेंगल में। सो कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल in which one of the diagonals divide one of the diagonals divide the opposite angles into 60 degree and 30 degree। तो हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि हमें रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जहां पे वन ऑफ द डायगोनल, मतलब यूजुअली रेक्टेंगल को हम लोग दो डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ना। तो दो दो डायगोनल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही डायगोनल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो वन ऑफ द डायगोनल, जो डायगोनल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ऑपोजिट एंगल्स को इनटू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक रफ डायग्राम देख लेते हैं, जिससे कि आपको रफ कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, जिसको आपको इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल के साइड्स उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिए, तो हमें नहीं पता कि कौन से जो है साइड्स के मेजरमेंट्स लेने होंगे। तो हम लोग अपने हिसाब से जो है साइड्स का मेजरमेंट लेंगे। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगी कुछ 7 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा 7 सेंटीमीटर लेंथ, और ये होगा 5 सेंटीमीटर। आप अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो। ओके, ठीक है।
आप अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो। तो 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा बेस जो है 7 सेंटीमीटर लेंगे। ब्रेथ जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन। तो हमारा जो है लेंथ होगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ये जो है 90 डिग्री होगा, है ना। सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री रहते हैं। ओके, ऑल 4 एंगल्स है 90 डिग्री। ये जो एंगल है, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसी एंगल पे जो है डायगोनल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से दिखेगा वो। ओके, इस प्रकार से दिखेगा वो। डायगोनल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग जो डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, एक को 60 डिग्री में और दूसरे को 30 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो जो है ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हम लोग इस तरफ लेके आएंगे उसको ए तक। तो ऑपोजिट एंगल्स को 60 डिग्री और 30 डिग्री में जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा रेक्टेंगल दिखना चाहिए। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, सबसे पहले जो है एक रफ जो है आप बना लीजिए, रफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको इजीली मालूम हो जाएगा। तो हमारा बेस हमने कितने लिया है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे ए बी जो है 7 सेंटीमीटर ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग ए पे जो ही हम लोग ऑपोजिट एंगल्स जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यस और नो? ओके, तो ए का तो हमें पता है कि ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। बी का हमें पता है, बिल्कुल पता है, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। यस, तो इस पे रख के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यस, मैंने मार्क कर दिया है। और इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे जो है एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ओके, परपेंडिकुलर जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। दिस मेजर्स हाउ मच, एंगल बी मेजर्स 90 डिग्री। ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यस, 90 डिग्री हो गया है। ओके, यूजुअली जब हम लोग ऐसे दिखा देते हैं तो हम लोग 90 डिग्री नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं 90 नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैं जो है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसा, जो है सिग्नल डाल के। तो यहाँ पे बी पे मैंने कर दिया है। ए पे हमें क्या पता है, हम लोग सॉरी, हम लोग दो एंगल्स ले रहे हैं। वो है, एक है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री, है ना। तो इसके ऊपर मैं ए पे अपना जो है प्रोट्रैक्टर रख के सबसे पहले जो है 60 डिग्री लूंगी। यहाँ पे मैंने 60 डिग्री यहाँ से मैंने लिया है, क्योंकि लाइन जो है इस तरफ है ना। तो यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होके 60 डिग्री यहाँ पे है, तो मैंने मार्क कर लिया है। तो मैं क्या करूंगी, 60 डिग्री को जो है यहाँ पे स्केल के द्वारा ऐसे एक्सटेंड करूंगी, ए से एक्सटेंड करूंगी। ठीक है, ऑल राइट। तो फिर इसको भी मैं यहाँ पे एक्सपांड करूंगी इस प्रकार से। इसको थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं, जिससे कि वो, यस। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो वहां तक हमें जो है लाइन को एक्सटेंड करना है, ये भी और ये भी, जहां पे ये दोनों जो है इंटरसेक्ट हो सके। तो ये हमारा हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 30 डिग्री जो है कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारा पॉइंट बन गया सी।
तो उसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पे, कहाँ पे बताइए, यहाँ पे रख के इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने ए पे अपना प्रोट्रैक्टर रखा और 90 डिग्री को मैंने मार्क कर लिया, और जिससे कि मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ करने को पता चल जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको इतना एक्सपांड कर रही हूँ। ओके, तो ये हमारा बन गया एक परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें ए बी सी मिल गया, डी पता होना चाहिए कहाँ पे ये खत्म हो रहा है, कहाँ पे ये वाला साइड जो है सी डी अभी तक नहीं मिला। उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना प्रोट्रैक्टर सॉरी मेरा कंपास जो है लेके अपने पेंसिल को सेट करूंगी। सेट करने के बाद जो मेरा बीसी है ना, बीसी का मेजरमेंट लूंगी। देखिए यहाँ पे, तो बीसी का मैंने जो है यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया। ओके, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहां से लेकर इस पॉइंट तक मैंने अपने कंपास को मेजर किया है। सेम मैं ए पे रखकर, ए पॉइंट पे रख के वही मेजरमेंट पे यहाँ पे जो है एक आर्क बनाऊंगी। ओके, आर्क बना दिया। तो आर्क बनाने के बाद जो मेरा सी है ना, सी पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं उसको जोड़ दूंगी। और ये हमारा बन गया डी, और ये है 30 डिग्री। इस प्रकार से जो है आपको कंस्ट्रक्शन करना है डायगोनल को व्हेन देयर आर टू एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले कौन से भी मेजरमेंट का बेस ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिया है। उसके बाद ए करना है हमें जो है डायगनल्स, डायगनल ड्रॉ करने से दो, जो दो ऑपोजिट एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं ना, वो हम लोग ए पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि ए पे जो है हम लोग दोनों ऑपोजिट एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बी पे मैं क्या करूंगी, अपना जो प्रोट्रैक्टर है वो रख के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री यहाँ से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन जो है मैं ड्रॉ कर दूंगी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगी बी पे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ए पे रखकर जो मेरा 60 डिग्री है वो मार्क करूंगी। वो मार्क करने के बाद मैं ए को एक्सटेंड करूंगी। कितना एक्सटेंड करना है मुझे, कि जहां तक ये बीसी को ना, ये एसी दोनों इंटरसेक्ट ना हो जाए यहाँ पे, वहां तक मुझे दोनों लाइंस को एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, ए पे रखकर, ए पे फिर से प्रोट्रैक्टर रख के एक परपेंडिकुलर जो है लाइन को ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पे रखकर 90 डिग्री का मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ए पे ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें डी पता होना चाहिए, इस लाइन पे डी कहाँ पे आता है। उसके लिए बीसी का जो है मेजरमेंट लूंगी कंपास से, सेम मेजरमेंट पे डी पे कट कर दूंगी, आर्क से जो है मैं मार्क कर दूंगी, और उस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों ज्वाइन कर दूंगी। ये हमें मिल गया 30 डिग्री और डी पॉइंट। अब बता सकते हैं बीसी को जो है क्यों मैंने यहाँ पे यूज किया है मेजरमेंट, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टेंगल्स में, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होते हैं, तो इसी कारण मैंने बीसी का मेजरमेंट एडी के लिए उपयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यूजिंग टू एंगल्स ओनली। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज के दिन का एमसीक्यूज जो है अभी देख लेते हैं। ठीक है, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो है एमसीक्यूज किसके ऊपर है, प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस के ऊपर है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, the fixed point equidistant from all points on the circle is called as dash.
The fixed point equidistant from all points on the circle is called as dash. Equidistance मतलब सर्कल का जो एक पॉइंट है ना, सॉरी, सर्कल के ऊपर सभी जो पॉइंट्स होते हैं ना, all the points on the circle, there is a fixed point which is same in the direction to all the points on the circle. तो सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि सेम डायरेक्शन में है बाकी बचे सभी पॉइंट्स जो होते हैं सर्कल के ऊपर. इट इज कॉल्ड एज ए सेंटर, बी रेडियस, सी डायमीटर. विच इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन? यस, इट इज ऑप्शन ए सेंटर. सेंटर जो है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कि क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन. A dash is a line segment from the center to any point on the circle's edge. Circle's edge मतलब जो सर्कल का बाउंड्री होता है ना, या फिर सर्कमफ्रेंस जो होता है, ओके तो वहां पे एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से स्टार्ट होकर सर्कल के एज के कौन से भी पॉइंट तक रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए डायमीटर, बी रेडियस, या सी सर्कमफ्रेंस. इट इज कॉल्ड एज, यस, ऑप्शन बी रेडियस है ना, क्योंकि वो सेंटर से स्टार्ट होकर सर्कल के एज तक रहता है. थर्ड क्वेश्चन. अ लाइन सेगमेंट दैट passes through the center connecting two points on the circle's edge is called as dash. ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से पास होता है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है ना उससे पास होता है, और पास होने के कारण सर्कल के एज जो होता है ना वहां पे दो पॉइंट्स को जो है कनेक्ट करता है. ऑप्शन ए सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन बी टैंजेंट, या ऑप्शन सी डायमीटर. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताइए? ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से पास होकर सर्कल के एज के ऊपर दो पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. ऑप्शन ए सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन बी टैंजेंट, या ऑप्शन सी डायमीटर. इट इज, यस, ऑप्शन सी डायमीटर है ना. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. The total distance around the circle is known sorry, the total distance around the circle is known as. सर्कल के जो पूरा टोटल डिस्टेंस रहता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए टैंजेंट, ऑप्शन बी कॉर्ड, या ऑप्शन सी सर्कमफ्रेंस. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सर्कल का जो टोटल डिस्टेंस रहता है सर्कल का? इट इज, यस, सर्कमफ्रेंस. हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस. सो इट इज ऑल्सो नोन एज बाउंड्री ऑफ द सर्कल है ना, सर्कल का बाउंड्री भी हम लोग बोलते हैं उसे. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट क्वाड एंड इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस. डायमीटर जो है सर्कल का सबसे बड़ा सबसे लंबा कॉर्ड है, और वो जो है रेडियस से दो गुना इक्वल रहता है, मतलब रेडियस से दो गुना रहता है वो. ओके, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सच है, झूठ है, या हमें हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं. डायमीटर जो है सबसे लंबा कॉर्ड है और रेडियस से जो है दो गुना है. इट इज ट्रू है ना, ट्रू. यस, ऑल राइट. तो अभी हम लोग उसको स्टॉप करेंगे, और आज का जो क्लास है हम लोग एक 6 से छोटा सा थॉट ऑफ द डे से खत्म करेंगे. और वो क्या है? Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. इसको किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा है ना. इन्होंने जो, ये कौन है? ये दिस इज द वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन है ना. यस, है कि नहीं? कौन है? हु इज एन अल्बर्ट आइंस्टाइन? कोई बता सकता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है, बताइए मुझे. ये एक फिजी फिजिस्ट भी है ना, है कि नहीं? He was also a genius at mathematics and physics. By profession ये mathematician नहीं थे, but he was very good at mathematics also, है ना. Yes.
तो इन्होंने क्या कहा है, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हमें जो है सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, हमें सक्सेसफुल होने की कोशिश नहीं करनी है। आपको जो है हमेशा वैल्यूज रखने हैं अपने जीवन में, अपने संस्कारों को, अपने एथिक्स को, अपने प्रिंसिपल्स को। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी जो है आपको जान पहचान होनी चाहिए। तभी आप जो है जीवन में एक अच्छा मनुष्य बन पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कई सारे लोग सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है गलत रास्ता चुनकर सक्सेस को पाया होगा, जो कि बहुत ही बड़ा गलत काम होता है। तो हमेशा आपको जो है सच्चाई के रास्ते पर चलना है, और हमेशा जो है गलत, सच, झूठ, अच्छा, इसकी जान पहचान होनी चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए हमारे जीवन में। ठीक है। यस, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है डायगोनल्स को और किस प्रकार से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।